मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के भेदों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि में हम सत्व संधि जो है वो पढ़ चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे उत्व संधि के बारे में। उत्व संधि बहुत ही सरल संधि मानी जाती है और परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी है। तो आज हम बिना समय व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं उत्व संधि के बारे में। सर्वप्रथम उत्व संधि। उत्व संधि, इसका नाम उत्व क्यों पड़ा? इसका कारण है कि विसर्ग को ऊ हो जाता है। इस संधि में जो विसर्ग होता है, इस विसर्ग को क्या हो जाता है, विसर्ग जो है उसको ऊ आदेश हो जाता है, इसलिए इसका नाम उत्व संधि पड़ा। अब देखिए इसका क्या नियम है। सबसे पहले ये तो हमें पता चल गया कि विसर्ग जो है उसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ होगा। लेकिन ध्यान रहे इसकी कुछ कंडीशन है। विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? विसर्ग के बाद होना चाहिए अ। विसर्ग के बाद अ होना चाहिए। और जब इसका जो पहला वीडियो आया था विसर्ग संधि का, उस समय मैंने बताया था कि विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद लगते हैं। तो विसर्ग के पहले कौन सा स्वर होगा तो ऐसी कंडीशन होगी, तो विसर्ग के ठीक पहले भी अ होना चाहिए। विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद में भी अ हो तो उत्व संधि होती है। हालांकि विसर्ग संधि के नियम जो है उसको हम दो भाग, अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला नियम हम पढ़ रहे हैं कि विसर्ग के पहले विसर्ग है और इस विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद में भी अगर अ आए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है। अब देखिए, अगर विसर्ग को हम, ये इस प्रकार की कंडीशन थी हमारे सामने, अ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के ठीक बाद में फिर से अ है। अब विसर्ग को हमने आदेश कर दिया ऊ, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ऊ। अब देखिए हमने गुण संधि में पढ़ा था अ और ऊ ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। और ओ के बाद में अगर अ आए तो अवग्र चिन्ह का रूप धारण कर लेता है। ये हमने पढ़ा था पररूप संधि में। स्वर संधि के दोनों ही भेद हैं, गुण और पररूप संधि। तो इन दोनों संधियों में हमने पढ़ा था कि विसर्ग के बाद यदि अ और विसर्ग के पहले भी अ आए तो ऊ हो जाना। तो ये तो हमने, देखो विसर्ग जो है अ प्लस विसर्ग और उसके बाद फिर से अ, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया। उत्व संधि का केवल इतना ही काम था। अब देखिए आगे वाला अ और ऊ ये दोनों मिलकर के ओ बन गए और उसके बाद ये जो ओ है, इस ओ के स्थान पर ओ के बाद अ आया है तो ये अ जो है ये अवग्र चिन्ह का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी कंडीशन ये थी अ, विसर्ग और फिर से अ, और ये पूरा मिलकर के क्या बन गया, ओ, और ओ के बाद में अवग्र चिन्ह। मतलब जहाँ कहीं भी आपको किसी उदाहरण में अगर इस प्रकार का कोई साइन दिखता है तो आप उसको उत्व संधि मान सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि पररूप संधि की कंडीशन जो होती है उसमें भी लगभग उसमें ओ होता है और उसके बाद अवग्र चिन्ह को देख करके हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये इसमें कौन सी संधि है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए मैं एक बात बताऊंगा, वैसे अभी हम उदाहरण देखेंगे तब, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विसर्ग जो है, विसर्ग को ऊ हो गया, उसके बाद में आगे वाला अ और ऊ मिलकर के ओ बन गए और पीछे जो अ था वो अ अवग्र चिन्ह रूप धारण कर लेता है। इसलिए अ, विसर्ग और अ तो कुल मिला के ये बन जाता है। अब देखिए ये उदाहरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोपी, ये उदाहरण, और ये हमने कहाँ पढ़ा था, पररूप संधि में ही पढ़ा था। अब देखिए ये का ये उदाहरण देखिए फिर से यहाँ आ रहा है। अब देखेंगे यही उदाहरण जो है वो फिर से यहाँ आ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए कि कह प्लस अपि, देखो सेम कंडीशन है जो हमने सूत्र में पढ़ी थी। क में अ है, फिर विसर्ग और उसके बाद फिर से अ। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है,
यहाँ जहाँ अ लिखा हुआ है वहाँ केवल अ ही होना चाहिए, आ होगा तो नहीं चलेगा। तो अ और अ के बाद में भी अ हो तो ही ये कंडीशन बनती है, अन्यथा ये कंडीशन नहीं बनेगी, आ के होने पर भी नहीं बनती है। अब देखिए, अगर आपके उदाहरण में कह प्लस अपि लिखा हुआ है तो आप उसका उत्तर कोपी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ हो और ये लिखा हुआ हो को प्लस अपि, तब भी आप इसका जो जवाब होगा वो आपका यही होगा, कोपी, इसी प्रकार का होगा। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि अगर मान लो एग्ज़ाम में ऐसा दिया हुआ है कहीं पे कोपी, हालांकि वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर, उसमें इस प्रकार के पूछे जाए कि को प्लस अप कोपी, इसका विच्छेद कीजिए। तो इसका विच्छेद करने के लिए या तो कह दिया हुआ होगा, कह प्लस अपि, अथवा तो को प्लस अपि दिया हुआ होगा, को प्लस अपि, दोनों में से कोई भी एक होगा। या ऐसा भी हो सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोपी जो है, इस कोपी का विसर्ग संधि के अनुसार अर्थात उत्व संधि के अनुसार या विसर्ग का जो भेद है उत्व संधि, उसके अनुसार कौन सा विग्रह सही है, तब आप इसको सही करेंगे। और अगर वही पर रूप की बात आए तो को प्लस अपि वाला आप सही करेंगे। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे और दूसरे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शिवः प्लस अहम शिवोहम, अ विसर्ग और उसके बाद फिर से अ, तो क्या बना, शिवोहम। ओ और अवग्र चिन्ह बन जाता है, इतना याद रखना है। उसके बाद में देवः प्लस अर्चनीयः देवोर्चनीयः, रामः प्लस अस्ति रामोस्ति, कः प्लस अहम कोहम। देखो ये बहुत बार जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं उस समय बहुत बार ये शब्द हमें दिखाई देता है। उसके पश्चात बालः प्लस अपि बालोपि, प्रथमः प्लस अध्यायः प्रथमोध्यायः। जब भी आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं जो अध्याय में विभक्त होता है तो वहाँ हमेशा यही लिखा होता है प्रथमोध्यायः द्वितीयोध्यायः। तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ कौन सी संधि है, उत्व संधि के कारण ऐसा हुआ है। चलिए अब हम इसके दूसरे भेद की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा भेद ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो इसका भेद है इसमें हमें चेंज क्या करना है। चेंज ज़्यादा कुछ विशेष फ़र्क नहीं है। ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले वाली कंडीशन सेम रहेगी। विसर्ग के पहले अ होना चाहिए और विसर्ग के ठीक बाद में इनमें से कोई वर्ण होना चाहिए। इनमें से अर्थात सभी वर्गों के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण, इनमें से कोई, अथवा तो ह और अथवा तो अंतःस्थ वर्ण, कोई भी अंतःस्थ, य व र ल, इनमें से अगर कोई भी वर्ण आता है तो वहाँ भी इस विसर्ग को उ आदेश होता है। एक बार फिर से इस नियम को देखते हैं कि अ के बाद विसर्ग है और उसके बाद वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा अंतःस्थ, अंतःस्थ में 4 वर्ण आते हैं, य व र और ल, और अंतिम है ह। इनमें से अगर कोई भी वर्ण अगर आता है तो विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये अ और विसर्ग इस प्रकार की कंडीशन थी। अब क्या बन गया, अ और उसके बाद विसर्ग को आदेश हो गया उ। अब देखिए, पहले हमने जो इसका पहला भेद पढ़ा था अ विसर्ग और अ वाला, तो उसमें हमने क्या किया था, इन दोनों को मिला करके इसको ओ में बदल दिया था। किस में बदला था, ओ में। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, गुण संधि के अनुसार इसको ओ में बदल देंगे। तो यहाँ अ और विसर्ग जो था वो ओ में बदल जाता है। अब आप बात करेंगे कि सर विसर्ग जो वहाँ पीछे आया था अवग्र चिन्ह, क्या यहाँ अवग्र चिन्ह नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अवग्र चिन्ह जो है वो केवल और केवल अ का ही बनता है। और अवग्र चिन्ह जो है केवल अ का बनता है, यहाँ तो अ तो है ही नहीं, क्योंकि अ वाला नियम तो हम अलग से पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यहाँ अवग्र चिन्ह नहीं होगा। देखो दोनों, पहले वाला और दूसरे वाले में फ़र्क क्या है। पहले में अ विसर्ग और अ ये कंडीशन थी और इन सबको मिला करके हमने बनाया था ओ और अवग्र चिन्ह। और दूसरा वाला जो नियम है उसमें क्या फ़र्क है कि अ विसर्ग और उसके बाद इनमें से अगर कोई भी आए, अर्थात वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, अंतःस्थ और ह, तो ये जो अ और विसर्ग है ये किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। बस इतना सा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ अवग्र नहीं होगा। और अगर पीछे अ आता है तो अ को अवग्र चिन्ह हो जाता है।
बहुत ही सरल संधि है मित्रों। अब देखिए बात करते हैं इसके कुछ उदाहरणों की। जैसे रामः प्लस हसति, ह कौन सा वर्ण है? ह ऊष्म वर्ण है, लेकिन सभी ऊष्म नहीं आएंगे, यहाँ केवल और केवल ऊष्म में से ह वर्ण ही आएगा। तो रामः प्लस हसति तो क्या बनेगा? रामो हसति, रामो हसति। इस प्रकार से ये वाक्य बनता है। फिर मनः प्लस रथः, मनोरथः। अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये दोनों तो अलग अलग लिखे, इनको एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा है। तो हमेशा ऐसा होता है जब कोई शब्द मिल करके एक शब्द बन जाता है तो उसको हम साथ में लिखेंगे, और बाकी रामो हसति ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि एक तो शब्द रूप का भाग है, संज्ञा शब्द है, और दूसरा हसति जो है, ये हसति क्या है? क्रिया का रूप है। तो दोनों को अलग अलग ही लिखना उचित रहेगा। उसके बाद में तमः गुणः क्या बनेगा? तमो गुणः। यशः वर्धनः, यशो वर्धनः। कः प्लस गच्छति, को गच्छति। शिवः वन्द्यः, शिवो वन्द्यः। और मनः प्लस वेदना, मनो वेदना। तो बहुत ही सरल संधि है, और इसे हम आसानी से एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ये हमारे समझ में भी आ जाएगी। मित्रों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको ये मेरे द्वारा समझाए गए वीडियोज़ आपको समझ में आ रहे हैं तो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उनको भी संस्कृत व्याकरण का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।